जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर खुर्शीद आलम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी पार्टियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर सज्जाद गनी लोन बतौर उम्मीदवार होने के बाद अब ये पार्टियां अपने उम्मीदवार का इंतखाब नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इन्हें अब मालूम हो गया है कि सज्जाद गनी लोन के सामने इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खौफजदा हो चुकी है। खुर्शीद आलम ने इन बातों का इजहार नाराबुल में किया। सज्जाद साहब का जो ऐलान हुआ है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, पहला ऐलान, पहला कैंडिडेट, एक हलचल सारी सियासी तंजीमों में मच चुकी है। वो आपको नज़र भी आता होगा कि उनका अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े उनके जगाधरी लीडर मान नहीं रहे हैं, दुबक रहे हैं, छुप रहे हैं कि मेरा नाम ना लिया जाए। कोई भी अपना ज़मानत ज़ब्त नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आसमान पर लिखी हुई तहरीर जैसी ये बात आज है कि सज्जाद गनी लोन बारामूला, कपवारा, बांडीपुर, बडगाम, बीरवा के लोगों के दिलों की धड़कन बन रहा है। सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि भारत में सबसे अधिक सुरक्षा वाले वीआईपी लोगों में से एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। कुछ लोग और पार्टियां घृणित मानसिकता से भाजपा से जोड़ने के आरोप लगाती हैं। अब्दुल्ला कोई बच्चे नहीं है। बीजेपी सरकार में विदेश विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो भली भांति जानते हैं कि गलत भाषणों का परिणाम क्या होता है। हमें जो भी लोग ABC टीम कह रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरी टीम हैं। और उमर अब्दुल्ला के बयान पर खुर्शीद आलम ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई भी सियासी इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें बीजेपी या आरएसएस की A, B या C टीम के तौर पर टैग करती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को इतना एहसास होना चाहिए कि वो गैर जरूरी तौर पर किसी पार्टी को बीजेपी और आरएसएस का साथी करार देकर दूसरी जमातों की सलामती को खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद और खुद उमर अब्दुल्ला के पास बहुत से कमांडोज हैं, लेकिन हमारे पास कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 1947 में वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन 1996 के बाद से जिसने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जाने की कोशिश की है, उन्हें कश्मीर मुखालिफ करार दिया गया है। जब वो ये बात कहते हैं कि ये A टीम है, ये B टीम है, ये C टीम है, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि उनका मुद्दा मकसद क्या है कि वो इन लोगों को, उन अफराद को जो डिसेंट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनको मारने के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास सिक्योरिटी है नहीं। द एंटायर सिक्योरिटी मिशनरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को घेरे हुए है। उमर अब्दुल्ला साहब के ब्लैक कमांडोज, व्हाइट कमांडोज, ग्रीन कमांडोज, जितने कमांडोज हैं सब उनके गिरद है। फारूक साहब के गिरद है, उनके लीडरों के गिरद है। आप मुझे देख लीजिए, आई एम द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एंड द सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मेरे पास एक पुलिस वाला है, आई कैन नॉट मूव। हमारे दूसरे जो लोग हैं उनके पास वो एक भी नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों के पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है जितनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग सच थिंग्स। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इफ्रा जान ने सज्जाद लोन के ट्वीट पर कड़ा प्रहार किया है। सज्जाद लोन ने अपने एक ट्वीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेताओं को व्हाइट कॉलर किलर्स करार दिया है। इफ्रा ने कहा, सज्जाद लोन आतंकवादी समूह अल बराक का हिस्सा था। वो लोगों के पुनर्वास के लिए भेजे गए धन को हड़पता था, फिर वो धीरे धीरे आरएसएस भाजपा में चला गया। वो गर्व से कहता है कि मैंने भाजपा और पीडीपी गठबंधन की मदद की है। जो है उनका भी ट्वीट आया था, एक उन्होंने डायरेक्टली जो आपके पार्टी लीडर्स हैं उनको अटैक किया। उन्होंने कहा है कि वाइट कॉलर किलर्स रहे हैं और बहुत ही सारी उन्होंने और भी चीज उसमें मेंशन की हुई थी। किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को आप? देखिए, आज विडंबना की बात तो ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के 7,000 कारकुनों को शहीद किया गया, आज उन्हें ही किलर का नाम दिया जा रहा है। और सज्जाद लोन साहब जो अल बरक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट रहे थे, उसको उन्होंने हेड किया था, वो आज नारे दे रहे हैं कि वो किलर है, वो किलर है। गन कल्चर को जम्मू और कश्मीर में इंट्रोड्यूस करने वाले सज्जाद लोन ही थे और इन्हीं की फैमिली थी। उसके बाद अल बरक ऑर्गेनाइजेशन के बाद आई विल शेयर रिपोर्ट्स विद यू, प्रॉपर रिपोर्ट्स, जहां पे द ऑर्गेनाइजेशन सेड कि दिस पर्सन इज साइफनिंग ऑफ मनी
that is coming from the ISI and that is coming from Pakistan, which apparently they were sending for the families of the victims or the families of these people. This person was siphoning off that money also. This is not National Conference saying. I'm happy to share those reports with you. That is number 2. Then once this, जब इस militancy का और terrorism का ebb नीचे चला गया, what does this person do? He's used to being in power, being in control. He then switches to slowly he switches to the RSS and the BJP. Slowly he makes that switch. Then he says in 2014, because let's proceed chronologically. तो मैंने BJP की entry जम्मू और कश्मीर में facilitate कराई. He admits to it on camera. Then for that he's rewarded a ministerial berth. In that ministerial berth, Tarun Chugh, BJP leader, clearly says कि सजाद लोन जो है बीजेपी के कोटे पे मिनिस्टर बनाए, हमने मिनिस्टर बनाया है उसको. अगेन हैप्पी टू शेयर दैट वीडियो विद यू. हमने उसको मिनिस्टर बनाया है. ही इज हैप्पीली देयर. उसके बाद व्हेन द गवर्नमेंट फॉल्स, नाउ इन दिस गवर्नमेंट thousands of people are booked under PSA. So because he keeps doing PSA, इसी की सरकार में जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर है, हजारों लोग PSA में बुक होते हैं. उसके बाद कमिंग टू 2018, this when the government falls, he says he is one person. उसकी पार्टी में PC में कुछ 1 या 2 MLA, एक खुद है और कोई और है. 2 MLA लेके ये इंसान बोलता है I want to form the government. With whose support? Obviously we understand with whose support. In 2018, it is Ram Madhav Sahab, this no person no less than the General Secretary of the BJP. Ram Madhav comes to Jammu and Kashmir. He says, and I will show you headlines that how a third front is being formed by the BJP government in Jammu and Kashmir. Happy to show every news item, share every news item with you. This person, जो हमारे मेयर साहब तब के थे, उनके साथ मीटिंग्स हुई थी, इनके साथ मीटिंग्स हुई थी. Hundreds of newspapers, the headlines are Sajad Lone is the new man for the BJP, and they openly announce a third front. Now, when the BJP General Secretary says you are their man, when you yourself keep in numerous videos, you say कि BJP अच्छी है, NC वाले बुरे हैं. आज if you look at his entire election campaign, what is his entire election campaign? Is NC in power? No, National Conference is not in power, right? We're not in power. Who is in power in Jammu and Kashmir? It is a BJP government that is in power. His entire election campaign as a part of the BJP government is to bring down the opposition, is to bring down National Conference, that is the only formidable opposition in Jammu and Kashmir. आपको कोई क्या एक्सपोज करेगा, आपको कोई क्या बी टीम बोलेगा, आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं. And he then goes on and blames the National Conference media team, social media team, leaders, and says these people are calling me the B team. Arey, it was the General Secretary of the BJP that said that you were a part of his third front. It's not we who calling you a B team. It's a BJP that has openly declared that you are the B team. So please spare us this tamasha. और दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली और लोकसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है. देखिए उन्होंने क्या कहा है. अलायंस की तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें. सर, अफवाहों का बाजार गर्म है. उमर साहब इलेक्शनों में अफवाहों का बाजार इसी तरह चलता है. इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा, ये मेरा ज़ाती फैसला नहीं है. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा. तंजीम अगर मुझे मैंडेट देना पसंद करेगी, कहां से करेगी, मैं वो तंजीम पे छोड़ता हूं. मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं. सर, सजाद ने ट्वीट किया, ही इज कॉलिंग यू व्हाइट कॉलर किलर्स. अब उसमें सवाल है कुछ. मैंने आपसे कहा ना, आप क्यों इतने बेचैन हैं हमारे कैंडिडेट्स के बारे में. और किसने कैंडिडेट का ऐलान किया माँ सिवाय सजाद लोन के. मैंने तो बाकी कश्मीर की 3 सीटों पे किसी भी एक कैंडिडेट का नाम अभी तक सुना नहीं है. आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़े हुए, जैसे कि हमारा ही सबको इंतज़ार है. हम जब हमारा मूड होगा हम तब ऐलान करेंगे. मुमकिन है नोटिफिकेशन के बाद ऐलान होगा.
हो सकता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग पे हम अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। वो हमारी मर्जी है ना, अब जब हमें फाइल करना होगा। और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उधमपुर को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उनकी हिमायती जमातों ने नजरअंदाज किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उधमपुर के संदरारे इलाके में बीजेपी की इंतखाबी मीटिंग से खिताब किया। उधमपुर पालवानी हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकानात, बिजली, पानी और LPG तक रिसाई, सभी आयुष्मान भारत के जरिए मुफ्त तिब्बी इलाज, किसानों को माली मदद, खवातीन की मदद और बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के जरिए शुरू की गई हैं और हर एक को मज़कूरा स्कीमों के जरिए फायदा मिलता है। आज पूरा 15 साल पहले में अगर पांडा फोड़ो खूबसूरती ये कि भारी मात्रा में, भारी संख्या में नारी शक्ति की उपस्थिति, नारी शक्ति का प्रदर्शन, जो प्रतीक है, जो उनकी, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की जो मोदी जी के प्रति श्रद्धा है उसका प्रतीक है, जो उनके प्रति स्नेह है उसका प्रतीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है उसका प्रतीक है। जिस प्रकार से 10 वर्षों में उधमपुर का विकास हुआ है उसकी स्वीकृति है। जिस प्रकार से पवन गुप्ता जी और उनके साथियों के नेतृत्व में ये विकास यात्रा निरंतर जारी रही है उसकी एक मान्यता है। और इसलिए हमारा ये मानना है कि गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से जितना विकास उधमपुर का हुआ है इतना शायद पिछले 60 वर्षों में ना हो पाया हो। और जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर पर रेड फ्लैग मार्च किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, गांदरबल, शोपियां, पुलवामा, बारामूला में रेड फ्लैग मार्च किया। इस मार्च का असल मकसद मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ और हम आहंगी का एहसास पैदा करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मकसद है कि जम्मू कश्मीर में आज़ादाना, मुनसिफाना और खौफ से पाक इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। रेड फ्लैग मार्च में काफ़ी तादाद में पुलिस और CRPF के जवान मौजूद रहे। फ्लैग मार्च ऐसे वक्त में अंजाम दी जाती है जब किसी शहर में बड़े पैमाने पर सरकारी सरगर्मियां अंजाम दी जाए के लिए तैयारियां की जाती हैं ताकि आवाम को एतमाद को यकीनी बनाने के साथ साथ किसी भी गैर समाजी सरगर्मी को खत्म किया जा सके। उधर श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में भी CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका मकसद है लोकसभा इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन को लेकर लोगों में भरोसा पैदा करना। इस तरह के फ्लैग मार्च कश्मीर में कई जगहों पर निकाले जा रहे हैं। ये डाउनटाउन का इलाका है। यहाँ पर CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च कर रही है। ये फ्लैग मार्च आगामी लोकसभा इंतखाबात को लेकर के है कि किस तरीके से फ्री एंड फेयर चुनाव जो है वो कराना है। और इस तरीके से फ्लैग मार्च का जो मकसद है वो यही है कि लोगों के दिलों में भरोसा पैदा करना, लोग अपने घरों से निकलें, बूथों तक जाएं और अपने वोट को कास्ट करें। इस तरीके से जो CRPF है और जम्मू कश्मीर पुलिस है ये श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जा रही है और वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपके चेहरे मती रिपोर्ट का दमदार टीजर रिलीज। गोधरा अग्निकांड पर बनी है ये खौफनाक कहानी। 3 मई को होगी रिलीज। सुहाना, अनन्या और शनाया को अपना लकी चार्म मानते हैं शाहरुख खान। KKR की IPL जीत के बाद किंग खान ने कही ये बात। बिल गेट्स से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल रेवोल्यूशन का किया जिक्र। साथ ही बताया उन्होंने टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बनाने पर किया फोकस। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का किया जिक्र। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर भी विस्तार से की चर्चा। बिल गेट्स से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर की बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा कृषि क्षेत्र में तकनीक से क्रांति आई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल गेट्स से बातचीत के दौरान कहा डिजिटल
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर के 8वीं सदी के कदीम मार्टन सूर्या मंदिर की तज़ीन व आराइश की जाएगी। इस हिस्से में 1 अप्रैल को एक आला सतही मीटिंग बुलाई गई है जो जम्मू में मुनक़िद होगी। ये इत्तला जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक सरकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। कहा जाता है कि यह मंदिर सुल्तान सिकंदर शाह मेरी के हुक्म पर गिराया गया था, लेकिन अब सरकारी सतह पर इस मंदिर की तज़ीन व आराइश की जाएगी। आज एक अच्छा समाचार ये मिला है कि जो हमारा सूर्य टेम्पल मारतंड जिसको हम बोलते हैं, जो साउथ कश्मीर में है, उसके लिए सरकार ने एक जो है पहल करी है। एक ऑर्डर हमारे पास आया है, मेरे हाथ में है, ये 27 मार्च का है, जिसके तहत एक ऑल पावर्ड हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है कि उसको रेनोवेट किया जाए, इसको तामीर नौ किया जाए। इसके लिए हमें बड़ी खुशी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने आज अपने एक ऑर्डर में ये कहा है कि एक ड्राइव हो रही है, एक टुवर्ड्स रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मार्टन टेम्पल। ये 8th सेंचुरी का मार्टन टेम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक ऐतिहासिक कदम है, और इस कदम के चलते हुए हमें अपनी सिविलाइजेशन का आभास होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रयास कि कश्मीर के मंदिरों को रेनोवेट किया जाए, रेस्टोर किया जाए, एक सराहनीय कदम है। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक नेचुरल ब्यूटी नहीं है, जम्मू कश्मीर एक आर्किटेक्चरल मार्वल का भी प्लेस है। कश्मीर के मंदिरों के अवशेष अपने आप एक आर्किटेक्चरल मार्वल हैं। कश्मीर में स्थान और दरगाह अपने आप में एक आर्किटेक्चर के सुंदर प्रतीक है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का मार्तन मंदिर को रिवाइव करना, उसे अपना गौरवशील जगह दिलाना एक वेलकम स्टेप है। और मार्टन सूर्या मंदिर की तजदीदकारी से न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मकामी लोगों को भी उन्होंने इसका खैरमकदम किया है। जबकि मंदिर की तजदीदकारी से न सिर्फ यहाँ पर मजहबी सरगर्मियाँ बहाल होंगी बल्कि सियासी एतबार से भी ये काफ़ी सूदमंद साबित होगा। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने मार्टन सूर्या मंदिर के खंडरात का जायजा लिया। मंदिर की तामीर राजा ललिता द्वितीय ने की थी और आज भी ये मंदिर जो है अपनी लुटी हुई शान और शौकत की दास्तान ज़ुबान खुद से बयान कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो 8वीं सदी का शाहकार है, किस तरह से अपनी कहानी जो है वो बयान कर रहा है और किस तरह से उस वक्त की इंजीनियरिंग जो है वो नुमाया तौर पर इन खंडरात में से झलक रही है। और आज जिस तरह से ये ऑर्डर जारी हुआ है तो न सिर्फ कश्मीरी पंडित या फिर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस ऑर्डर का वेलकम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के मकामी लोग भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि इस ऑर्डर के ज़रिए उनकी देरीना मांग पूरी हुई है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंदिर काफ़ी अहमियत का हामिल है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो आते हैं और इस मंदिर का विजिट करते हैं। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, नाम आपका? जी, अभिषेक अग्रवाल। हाँ, कहाँ से आप? जी, हम लोग पुणे से हैं। हाँ, तो अभी आप मार्टन सन टेम्पल में हैं, तो कैसा लग रहा है और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस हुआ? जी, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, क्योंकि ये मंदिर जो सन टेम्पल भगवान के यहाँ पे है और कोणार्क में भी ऐसी एक मंदिर है तो वो भी इसी तरह से मंदिर है। और ये डिसीजन लिया गया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है ये गवर्नमेंट का। और ये होने से ना केवल हिंदू लोगों को यहाँ पे आना होगा, बट जो टूरिज़्म है वो जैसा आपने बताया उससे भी काफ़ी उनको होगा, काफ़ी कश्मीर की भी प्रगति होगी उससे। हम लोग राजस्थान में इस मंदिर के बारे में गूगल में सर्च करके ही आए थे। सूर्य टेम्पल कोई गिना चुना जगह पे है जितना मुझे आइडिया है। एक ओडिशा का कोणार्क में है, दूसरा यहाँ पे है और दोनों बदकिस्मती से टूटा हुआ है। अगर इस टाइप का धरोहर जो हमारा पुराना धरोहर है, अगर उसको मेंटेन किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए तो हम लोगों को बहुत गर्व होगा। हमारे पुराने संस्कृति के ऊपर भी गर्व होगा। इंडिया की ये हिस्ट्री डिपिक्ट करता है ये टेम्पल, तो कितना आपका अनुभव इससे बड़ा? ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा उस टाइम पर बनाया गया था। आज हम हाथ से इतना अच्छा बना नहीं सकते, तब देख के अच्छा लगा, रिनोवेट होना चाहिए। मतलब हमने वहाँ पे गूगल मैप पे सर्च करके अब इस मंदिर को देखना चाहते थे और हमें सरकार के इस फैसले से बहुत खुशी हो रही है कि इस मंदिर को वापस रिस्टोर किया जाए और हमारे जितनी भी पुरानी संस्कृति है उसको सारे बच्चे देखने को मिलेंगे और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअल में यहाँ पे आके, और बहुत ही कम जगह है जो ऐसे देखने को मिलती है हमें, तो ये टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है। न्यूज़ 18 के लिए मार्टन सूर्य मंदिर से मुदस्सिर कादरी।
और पुंछ के गांव दारदोलिया में खानदानी झगड़े में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई है। चचा ने लाइसेंस याफ्ता 12 बोर राइफल से गोली मारकर अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बंदूक को बरामद करके इस मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया है। मकतूल की लाश को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद लवाकिन के हवाले कर दिया गया। मालूमात के मुताबिक पुंछ जिले के गाँव दारुदलियान के रहने वाले रिटायर्ड फौजी जोगिंदर सिंह वल्द जोत सिंह का अपने भाई कुलबीर सिंह वल्द जोत सिंह के साथ कुछ खानदानी तनाज़ा चल रहा था, जिसकी वजह से कल देर रात कुलबीर सिंह के बेटे गंगदीप सिंह और उसके चचा जोगिंदर सिंह के दरमियान एक और झगड़ा हुआ, जिस दौरान गुरदीप सिंह अपने चचा जोगिंदर सिंह के घर पहुंचा, जहां उनके दरमियान फिर से झगड़ा शुरू हो गया और इसी दौरान जोगिंदर सिंह ने अपने घर की खिड़की के अंदर से गुरदीप सिंह पर अपनी 12 बोर राइफल से गोली चला दी, जिसके नतीजे में गंगदीप सिंह मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने DSP हेडक्वार्टर कुलदीप कुमार और SHO पुंछ कनाल संघ जब्बाल की क़यादत में जोगिंदर सिंह और इसकी बीवी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। तो 11:30 के बीच के टाइम की बात है। ये चाचा जी थे, वो उन्होंने आवाज़ लगाई भाई को, गगनदीप सिंह को, तो बुलाया और गगनदीप सिंह गया, उनके घर की तरफ जाने लगा, पीछे में भी गया और घर में पीछे मदर मेरी सिस्टर सभी आ गए। आने के बाद उधर चाचे ने क्या किया, दरवाजे से खिड़की से गगन ने आवाज़ मारी, चाचा बुलाया। चाचा अंदर से गाली निकालने लगा, तो बोला गगन ने बोला क्या बात होगी, बस बोला तेरे को गोली मार दूंगा, ये करूँगा। बहस नहीं शुरू किया, हमने पकड़ा गगन चल यार रहने दे छोड़। तो बस उसने एक फायर किया गगन को, उसके इधर लग गया, चेस्ट में लगा। दूसरा मेरे पे किया, मैं साइड हो गया। उसके बेटे ने और उन दोनों ने मिलके मतलब फायरिंग की और एक उसका जो बेटा है सवनीत सिंह और दूसरा उसका जो साला है रघुवंत सिंह मुन्ना, वो दोनों को पीछे वाले गेट से भगा दिया। तो जब वो भागे, हमने देखे भागते, तो हमने क्या किया, उसी वक्त ही तुरंत उस दरवाजे को बाहर से गेट को भी कुंडी लगा ली और उस दरवाजे को भी। कुछ नहीं सर, घरेलू ऐसे कुछ नॉर्मल बात थी, घरेलू कुछ झगड़ा था कोई बस। फायर कैसी हुआ क्या नहीं हुआ ये पता चलेगा, तो मेरे ख्याल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो आज तो पोस्टमार्टम जो हो चुका है इस वक्त, उसके बाद घर भेजेंगे तो मेरे ख्याल में पता चल जाएगा। पुलिस कर रही है। हाँ, 2 आदमी ने अरेस्ट किए, इनके बिल्कुल नेबर हैं और इनके रिलेटिव हैं, ब्लड रिलेशन है उनका। तो हाँ, एक डेड बॉडी जो है जिसका नाम है कुलबीर सिंह करके, जो है वो गगनदीप सिंह सन ऑफ कुलबीर सिंह, ठीक है ना। तो वो डेड बॉडी लाई थी हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए, उसका आज जो है पोस्टमार्टम हमने करा है, ठीक है ना। तो ये दरा दुनिया पुंछ के जो है इनकी जो है रेजिडेंस है, तो इनकी जो शिनाख्त करके गगनदीप सिंह के नाम से है। तो इनको जो है दाएं तरफ छाती में गोली लगी हुई थी, तो उसका हमने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसका हमने स्पेसिमेन भी हमने लिए हैं, जो FSL रिपोर्ट के लिए भी हमने भेजे हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है वो जो FSL लैब से आएगी, तो इसका फाइनल हम जो है उसको जो है रिपोर्ट बना के कंपाइल करके दे देंगे। और बारामूला की सिविल सोसाइटी और खेल शायकीन ने ख्वाजा बाग इलाके में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड के दरमियान मुजवजा रेलवे ट्रैक के तामीर पर नाराजगी जाहिर की है। रेलवे हुकाम ने बारामूला को ओड़ी से जोड़ने वाले मुजवजा रेलवे ट्रैक की तामीर के लिए ग्राउंड के वस्त में हदबंदी पॉइंट्स हटाने हैं, जिसे शौकत अली स्टेडियम भी कहा जाता है। सिविल सोसाइटी के रुकन मोहम्मद शफी भट्ट ने कहा है कि बारामूला शहर में सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहाँ न सिर्फ डिग्री कॉलेज बारामूला के तलबा अपनी खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखते हैं, बल्कि यहाँ साल भर में सिविल और सरकारी सतह पर मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंट खेले जाते हैं। कांग्रेस लीडर शेख आमिर ने भी इस मुजवजा प्रोजेक्ट पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बारामूला के अवाम से मुशावरत के बाद और या फिर मुशावरत के बगैर तजवीज़ किया गया है और कस्बे के लोग इस स्टेडियम पर किसी भी कीमत पर ऐसी तरक्की नहीं होने देंगे। सदर ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला तारिक अहमद ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला की यकीन दहानी के बाद कि वो रेलवे ट्रैक को दोबारा तरतीब देने का मामला मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत तामीरात की जगह तब्दील करने में नाकाम रही तो वो इस तारीखी ग्राउंड को बचाने के लिए एहतजाज करेंगे।
और पटियाला के अमर नगर में केक खाने से 10 साला बच्ची की मौत का मामला उलझता जा रहा है। अभी तक पुलिस और महकमे सेहत इस बेकरी का सुराग नहीं लगा सकी है। ऐप के जरिए केक ऑर्डर किया गया था, फिर इसी ऐप से घर वालों ने केक ऑर्डर करके डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया, लेकिन मामला मजीद उलझ गया। जिस ऐप से 24 तारीख को केक ऑर्डर किया गया, अब वहां दूसरी बेकरी थी। वहीं पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि दोनों बेकरियों के GST नंबर मुख्तलिफ बताए जा रहे हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि केस ऑनलाइन है और पुलिस अब ऑनलाइन बेकरी को ट्रेस करने के लिए IT सेल पंजाब पुलिस की मदद ले सकती है। सयाती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी देखकर गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने रात के दौरान होटलों से बाहर आकर ताज़ा बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया। उधर अफरवट और कंगडोरी की चोटियों पर भी बर्फबारी देखी गई। और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह कि सब डिवीजन गंडोह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बतियास में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। SSB 7 बटालियन के जवानों ने आग पर काबू पा लिया है। लोगों ने SSB जवानों का शुक्रिया अदा किया। आतिशज़दगी में 2 दुकानों को नुकसान बताया जा रहा है। एक बार फिर आपको बता दें कि सब डिवीजन गंडोह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बतियास में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। SSB 7 बटालियन के जवानों ने आग पर काबू पा लिया। लोगों ने SSB जवानों का शुक्रिया अदा किया है। आतिशज़दगी में 2 दुकानों को नुकसान बताया जा रहा है, यानी 2 दुकानें ऐसी हैं जो इस आतिशज़दगी में उसकी जद में आ गई खास तौर से और उन्हें नुकसान हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।